देखिए, मैं अंजना जी अपने दर्शकों को और सबको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कल से एक समाचार आ रहा है कि 70 वेस्ट से, मतलब जो पुराने रशियन Su-27 और MiG-29 आएंगे। ये 20 साल पहले इन कंट्रीज के पास थे, हंगरी, पोलैंड वगैरह के पास, जब ये वॉर्सो के मेंबर थे 30 साल पहले। Su-27 और इनमें उनके अगर ले भी आए तो वो इस हालात में ही नहीं होंगे कि उड़ाए जा सके। आप अपने एयरपोर्ट से पूछो, जो हवाई जहाज 20 साल से खड़ा हुआ है, 20 साल से किसी ने मेंटेनेंस नहीं की। तो ये सब दावे हैं, इन दावों पे मत जाओ, क्योंकि एयरक्राफ्ट, हाँ मिसाइल्स आ सकती हैं, स्टिंगर्स आएंगे, ये जो इनकी शोल्डर फायर्ड आएंगे, जेवलियंस आएंगी, ये ग्राउंड के थ्रू आ सकती है, लेकिन इन हवाई जहाजों की कोई काबिलियत नहीं होगी और रशिया लाने भी नहीं देगा अगर कुछ थोड़े बहुत उड़ते होंगे तो इन पर मत भरोसा कीजिए। आपने कहा राजेश कि लोगों के हौसले बुलंद हैं। कीव की क्या तस्वीर है? आप फ्रीडम स्क्वायर पर मौजूद हैं क्या? यहाँ पर मैं आपको एक बार मैं यहाँ की बैरिकेड से दिखाता हूँ किस तरह काम चल रहा है। थोड़ा कैमरा फोकस करिए प्लीज। ये देखिए आप किस तरह के पूरे ब्लॉकेज चादर लगे हैं, फौज लगी है, सैंडबैग्स भरे जा रहे हैं, मल्टीपल बैरियर्स लगा दिए गए हैं। हर 25 मीटर के बाद बड़े बड़े एंटी टैंक बैरियर्स हैं, इन पे टैंक इन पे से नहीं गुजर सकते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, सैंडबैग्स लगाए जा रहे हैं चारों तरफ। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। लेकिन राजेश, ये देखिए फिर पुतिन की क्या सोच है? पुतिन जो इतना टाइम दे रहे कीव को ये सब तैयारी करने के लिए, कीव की को लेकर पुतिन की क्या स्ट्रैटेजी है राजेश? देखिए, अभी तक हमने रशियन फोर्स की माइट नहीं देखी है। जब फुल फ्लेज माइट रशिया लॉन्च करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूक्रेन फौज नहीं खड़ी रह पाएगी। रशिया चाहे इकोनॉमिकली कितना ही वीक हो गया हो, इट इज स्टिल अ मिलिट्री सुपर पावर। और जब रशियन अपनी फुल माइट से आएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अगर वो फुल माइट से, वो सिर्फ चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज ना हो, जनता का विश्वास उनके साथ रहे और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना हो। देखिए, अगर 9,000 सैनिक मारे गए हैं तो आपको लगता है कि फिर वो सिविलियंस की चिंता करेंगे? ये सब बातें हैं, बातों का क्या। राजेश, आपकी बातों से लग रहा है कि अब सिर्फ पुतिन के रहमो करम पर है, चाहे वो अन्य शहर हो या फिर कीव हो। जल्दी से दत्ता साहब, जनरल राजेश, एक मेरा आपको सवाल है कि जो पहले डिमांड रखी थी रशिया ने यूक्रेन के आगे कि आप ये वाला रेड लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप ये नेटो की फोर्सेस को इधर मेरे बॉर्डर पे डिप्लॉय नहीं होने देंगे। अभी उसने अपनी जो विल पावर है और जो अपना मुद्दा रख के उसने उसको बताने की कोशिश करी है, उसने उसका अंजाम दे दिया है। उसने बोला कि मैं सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा था, जो मैं आपसे बोल रहा था मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया, और आप अगर नहीं मानेंगे तो मैं अपना पूरा प्लान उसके अंदर लागू करूंगा। और अभी अगर बातचीत होगी, इतना नुकसान हो जाने के बाद अगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट अभी मानेगा कि चलो ठीक है, आपने बोला था हम नेटो को नहीं ज्वाइन करते, तो आपका क्या समझना है कि क्या उसकी पॉपुलैरिटी बचेगी यूक्रेन में? कि तुम पहले क्यों नहीं मान गए? इतना नुकसान होने के बाद क्यों मान रहे हो आप अभी? राजेश, देखिए, अभी अगर आपने जेलेंस्की का मॉर्निंग का स्टेटमेंट पढ़ा हो तो जेलेंस्की ने वेस्टर्न कंट्रीज से, नेटो कंट्रीज को यह बोला है कि अगर यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करता है तो यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज उसको किसी तरह की रिटर्न गारंटीज दें उसकी सिक्योरिटी की। देखिए, ये लगभग नेटो को ज्वाइन करने जैसी बात है, पर इसमें सिर्फ फर्क ये है कि अगर वो नेटो ज्वाइन नहीं करता है तो अमेरिकन फोर्सेस हैवी वेपन्स और मिसाइल्स यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं हो सकती। मेरे ख्याल ये बीच का रास्ता निकल सकता है। ओवर। राजेश, एक बार फिर अगर आप वहां पर जाएं, ये जो बैरिकेड्स और आप थोड़े बहुत अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग दिखाने की कोशिश है राजेश, आम आदमी के तौर पर पूछ रही हूँ आप, लेकिन ये क्या उनके टैंक्स के सामने टिक पाएंगे? ये इसका क्या वैल्यू है? इसका क्या वैल्यू है ये जो आप की सड़कों पर दिखा रहे हैं? देखिए, अभी ये जो मैंने आपको दिखाया है शायद ये ना टिक पाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर आर्टीरियल रोड पे, जो मेन रोड है सिटी के अंदर, वहां बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। उन कंक्रीट ब्लॉक्स को अवश्य कर सकते हैं टैंक, पहले फायर करके फिर उसको निकल सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल वो हैं, ये अगर वो रोक नहीं पाएंगे तो डिले कम से कम जरूर कर पाएंगे। ओवर। बिल्कुल। ये देखो राजेश, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सच्चाई है कि अगर रूस अटैक करेगा, अगर कोई कीव के अंदर बातचीत अभी जो पोलैंड के बॉर्डर पे हो रही है, मगर ये भी सच है कि जो यूक्रेन की फौजों ने डिफेंस ली है
हो सकता है मिसाइल रॉकेट का फायर आएगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, मगर जिस प्रकार से मनोबल बहुत अच्छा है यूक्रेन फौज का, अंत में जो लड़ाई बिल्टअप एरिया की होगी और जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी तो वो भी बड़ी कठिनाई वाली होगी, इतना आसान नहीं होगा। और मुझे लगता है बिल्टअप एरिया की लड़ाई डिफेंडर के फायदे में है और ये लड़ाई अगर है तो ये खिंचेगी, इतना आसानी से होगी या नहीं होगी। राजेश, इसके साथ एक और जवाब देना, एंटनो एयरफील्ड की, जो एंटनो एयरफील्ड है उसकी क्या स्टेटस है? क्या सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई है या रशिया के कब्जे में है? उसका क्या समाचार है? बिकॉज वो बहुत क्रिटिकल पार्ट है इस लड़ाई का। एंटनो जो एयरफील्ड है वो बहुत क्रिटिकल है। एंटनो एरिया की, पूरी एरिया की क्या स्टेटस है? रिपोर्ट देखिए, जैसे पहले में मनोबल की बात की है अंजना जी, हम फौज में एक चीज बोलते हैं, इट इज नॉट जस्ट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। तो जो है मनोबल बहुत ही जरूरी है। और आप देखें पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मनोबल की ही लड़ाई थी, मनोबल दूसरी सेना की तोड़ने की और अपना मनोबल ऊपर रखने की। ये मनोबल या कहीं ना कहीं ये लड़ाई ज़ेलेंस्की जीतता हुआ दिख रहा है। और जो लड़ाई जो ने बोला कि कितनी आसानी से उनकी डिफेंस गिर जाएंगी, लड़ाई होगी, जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, यूक्रेन एक मीडियम मिलिट्री पावर है और रशिया एक सुपर मिलिट्री पावर है, तो मुकाबला बराबर का नहीं है। और चाहे कितने ही फॉरेन फाइटर्स आ जाएं, अगर यूक्रेन पे कीव पे हमला होगा तो फुल फ्लेजेड होगा और तबाही बहुत ज्यादा होगी।